वो दिसंबर की एक रूह कपा देने वाली सर्द रात थी। बाहर कोहरा इतना घना था कि खिड़की के पार कुछ भी देख पाना नामुमकिन था। मैं अपनी रज़ाई में दुबक कर क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था। आप भी नोटिस करना, जब इंसान पढ़ाई करने बैठता है ना, तब दुनिया के सारे फालतू काम बड़े इंटरेस्टिंग लगने लगते हैं। कभी दीवार पर चलती छिपकली देखने में मज़ा आता है, तो कभी दूर कहीं बजते गाने की धुन सुनने में। उसी रात पढ़ाई के बीच मुझे अचानक अपने घर के बैकयार्ड से एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हवा में बहुत तेज बोल रहा हो, पर शब्द साफ नहीं थे। और ये आवाज़ कोई पहली बार नहीं आई थी। बचपन से मैं इसे सुनता आ रहा था, पर जब भी मम्मी या पापा से पूछता कि बैकयार्ड में ये कौन है, तो वो या तो बात टाल देते या मुझे डांट कर चुप करा देते। पापा हमेशा कहते, उधर ध्यान मत दो, बस अपनी पढ़ाई करो। पर उस रात मेरी क्यूरियोसिटी अपनी हदें पार कर रही थी। शायद बोर्ड एग्जाम्स का स्ट्रेस था, या वो अमावस के करीब वाली रात का असर। मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने रज़ाई फेंकी, अपनी चप्पल पहनी और दबे पांव पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ा। हमारा बैकयार्ड काफ़ी बड़ा था, लेकिन वहाँ कोई ज़्यादा नहीं था। वहाँ बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। वो पेड़ इतना पुराना था कि उसकी जड़ें ज़मीन से बाहर निकलकर सांपों की तरह फैली हुई थी। अजीब बात यह थी कि हर शाम मेरी दादी उस पेड़ के सामने एक दिया जलाती थी। क्यों? ये राज आज तक राज ही था। जैसे ही मैं पेड़ के पास पहुंचा, ठंडी हवा के एक झोंके ने मेरा स्वागत किया। दिया बुझ रहा था। मैं वहां बैठ गया और सन्नाटे को सुनने लगा। तभी फिर वही आवाज़ आई, लेकिन इस बार वो आवाज़ हवा में नहीं थी। वो ठीक मेरे सिर के ऊपर से आ रही थी। मैंने धीरे से अपनी गर्दन ऊपर की। बरगद की घनी टहनियों के बीच कुछ हिल रहा था। मेरी टॉर्च की मध्यम रोशनी जब ऊपर पड़ी तो मेरे गले से चीख तक नहीं निकल पाई। ऊपर एक अजीब सा क्रिएचर बैठा था। उसकी शक्ल इंसानों जैसी थी, पर शरीर बहुत ही दुबला और चमड़ी काली नीली पड़ चुकी थी। उसकी आंखें कोयले की तरह काली नहीं, बल्कि दहकते हुए अंगारों की तरह लाल थी। उसके दांत इतने नुकीले थे कि होठों से बाहर निकल रहे थे। वो मुझे ही घूर रहा था और लगातार कुछ बुदबुदा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई काला मंत्र पढ़ रहा हो। मुझे बाद में पता चला कि वो कोई साधारण भूत नहीं, बल्कि एक सिद्ध तांत्रिक का प्रेत था, जिसने कभी अमर होने के लिए इसी पेड़ पर अपनी बलि दी थी। मैं भागने की कोशिश करने लगा, पर मेरे पैर जैसे ज़मीन में जम गए थे। इसे स्लीप पैरालिसिस कहते हैं, या रूहानी ताकत। मुझे नहीं पता, पर मैं हिल नहीं पा रहा था। वो तांत्रिक धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। उसकी लंबी लंबी उंगलियां पेड़ की छाल को खुरच रही थी। जब वो ज़मीन के करीब आया तो अचानक एक तेज़ हवा चली और मेरी टॉर्च बुझ गई। डर के मारे न जाने कहाँ से मुझ में ताकत आई और मैं सीधे अपने कमरे की तरफ भागा और दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया। पूरी रात मैं कांपता रहा। सुबह हुई, सूरज निकला और सब कुछ नॉर्मल लगने लगा। दिन की रोशनी में डर अक्सर छिप जाता है। मैं फिर से बैकयार्ड गया, पर वहाँ सब कुछ शांत था। पेड़ वैसा ही था, जड़ें वैसी ही थी, पर मेरी जिज्ञासा शांत होने के बजाय और बढ़ गई थी। मुझे लगा शायद रात को मुझे कोई वहम हुआ होगा। मैंने फैसला किया कि मैं फिर से रात को जाऊंगा, पर मुझे नहीं पता था कि वो रात साल की सबसे काली रात थी। अमावस की रात। रात के 12 बजे, जब पूरा घर गहरी नींद में था, मैं फिर से उसी बरगद के पास गया। इस बार माहौल कुछ अलग था। पेड़ के चारों तरफ छोटे छोटे हड्डियों के जैसे टुकड़े बिखरे हुए थे और वहाँ लाल कुछ टपक रहा था। जैसे ही मैं पेड़ के पास पहुंचा, आवाजें फिर से शुरू हुई, पर इस बार वो एक नहीं, सैकड़ों आवाजें थी। अचानक मेरे सामने वही तांत्रिक प्रकट हुआ, पर इस बार वो पेड़ पर नहीं, मेरे ठीक सामने जमीन पर खड़ा था। उसने मेरा नाम पुकारा, आर्यन, तू वापस आ गया। उसने बताया कि मेरे पूर्वजों ने उसे इस पेड़ पर कैद किया था और उसे हर रोज एक दिया जलाकर शांत रखा जाता था। पर कल रात दिया बुझने की वजह से और मेरी वहाँ मौजूदगी की वजह से उसकी कैद कमज़ोर पड़ गई थी। उसने हवा में हाथ उठाया और मुझे अपनी तरफ खींचने लगा। मुझे महसूस हुआ
कि मेरा शरीर धीरे धीरे पारदर्शी हो रहा है, यानी कि ट्रांसपेरेंट। वो तांत्रिक मेरी जगह लेना चाहता था और मुझे उस पेड़ की कैद में डालना चाहता था। तभी अचानक पीछे से मेरी दादी की आवाज़ आई। वो हाथ में गंगा जल और एक पुराना ग्रंथ लेकर खड़ी थी। उन्होंने ज़ोर ज़ोर से मंत्र पढ़ने शुरू किए। तांत्रिक चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे कांच टूट रहा हो। दादी ने चिल्लाकर कहा, आर्यन भाग यहाँ से, ये तुझे खींच लेगा। मैं भागकर दादी के पीछे छिप गया। दादी ने वो ग्रंथ बरगद की जड़ में गाड़ दिया और आग जला दी। एक जोरदार धमाका हुआ और वो तांत्रिक धुएं में बदल गया। अगली सुबह उस बरगद के पेड़ को कटवा दिया गया। उसके नीचे से एक पुरानी खोपड़ी और कुछ तांत्रिक यंत्र मिले, जिन्हें बाद में गंगा में विसर्जित कर दिया गया। आज 15 साल हो गए हैं, पर आज भी अगर मैं किसी पुराने बरगद के पेड़ को देखता हूँ तो मुझे वही लाल आंखें और वो फुसफुसाहट याद आ जाती है। अब उस जगह पर एक नया घर बन गया है, पर वहाँ रहने वाले लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि रात को उनकी छत पर कोई चलता है और कभी कभी उन्हें मंत्रों की आवाज़ सुनाई देती है। उस रात के वाक़ये को बीते हुए करीब 15 साल हो चुके थे। मैं अब शहर में अपनी जॉब सेटल कर चुका था और उस पुराने घर को हमने सालों पहले बेच दिया था। मुझे लगा था कि उस बरगद के पेड़ के कटने और उस तांत्रिकी खोपड़ी विसर्जित करने के बाद सब कुछ खत्म हो गया है, पर हकीकत कुछ और ही थी। पिछले महीने मुझे मेरे पुराने मोहल्ले के एक दोस्त समीर का फ़ोन आया। समीर अभी भी उसी इलाके में रहता था। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी घबराहट थी। उसने कहा, आर्यन, तुम्हारे पुराने घर की जगह जो नया बंगला बना है ना, वहाँ कुछ बहुत बुरा हो रहा है। वहाँ रहने वाला जो नया परिवार है, उनका छोटा बेटा राहुल पिछले हफ्ते से गायब है। और कल रात मैंने तुम्हारे पुराने बैकयार्ड वाली जगह पर कुछ देखा है। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मैंने पूछा, क्या देखा समीर? समीर ने धीमी आवाज़ में कहा, वहाँ अब कोई पेड़ नहीं है, पर वहाँ की मिट्टी से आज भी वही फुसफुसाहट आती है जो तू बताता रहता था। और राहुल, वो लड़का कल रात अपनी बालकनी में खड़ा होकर हवा में बातें कर रहा था। मैंने देखा था उसे। इतना सुनते ही मुझे समझ आ गया कि वो तांत्रिक ख़त्म नहीं हुआ था। दादी ने उसे बस उस जगह से बेदखल किया था, पर उसकी रूह आज भी उसी मिट्टी से जुड़ी हुई थी। मैं उसी रात पुराने मोहल्ले की तरफ निकल पड़ा। ठंड वैसी ही थी जैसी 15 साल पहले थी। जैसे ही मैं उस बंगले के सामने पहुंचा, मुझे वही सड़ांध महसूस हुई जो मुझे बरगद के पेड़ के पास आती थी। बंगले के मालिक मिस्टर शर्मा बाहर आए। उन्होंने बताया कि राहुल कमरे के अंदर बंद है और अंदर से अजीब अजीब मंत्रों के जाप की आवाज़ें आ रही है। मैं बिना डरे अंदर गया। राहुल के कमरे का दरवाज़ा मैंने जैसे ही धक्का देकर खोला, कमरे का नज़ारा देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। राहुल हवा में तैर रहा था। उसके हाथ पैर मोम की तरह मुड़े हुए थे और उसके गले से वही भारी पुरानी आवाज़ निकल रही थी, आर्यन, तू फिर आ गया। इस बार तुझे बचाने के लिए तेरी दादी नहीं है। मैंने अपने पास मौजूद गंगाजल और वही पुरानी माला निकाली जो दादी ने मुझे दी थी। मैंने चिल्लाकर कहा, इसे छोड़ दो, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। वो तांत्रिक जो राहुल के शरीर में था जोर से हंसा। उसकी हंसी से कमरे के खिड़की दरवाजे कांपने लगे। उसने कहा, मैंने उस रात सिर्फ पेड़ नहीं छोड़ा था, मैंने तेरे शरीर पर भी अपना निशान छोड़ा था। तू ही वो जरिया है जिससे मैं इस दुनिया में वापस आऊँगा। तभी मुझे याद आया मेरे कंधे पर वो हाथ का निशान जो 15 साल पहले पड़ा था। वो निशान अचानक जलने लगा। मुझे समझ आया कि वो तांत्रिक राहुल को सिर्फ मुझे वापस बुलाने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। उसका असली शिकार तो मैं था। कमरे की लाइटें फिर से जलने बुझने लगी। राहुल का शरीर धीरे धीरे नीचे आया और वो बेदम होकर फर्श पर गिर गया, पर वो साया अब राहुल से निकलकर मेरे सामने खड़ा था। वो तांत्रिक अब पहले से ज़्यादा ताकतवर और खौफनाक लग रहा था। उसने मेरा गला पकड़ा और मुझे दीवार से सटा दिया। उसकी लाल आंखें मेरी आंखों के बिल्कुल करीब थीं। उसने फुसफुसाया, आज की अमावस की रात तू मेरा बनेगा।
तभी मैंने अपनी जेब से वो पुरानी खोपड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा निकाला जिसे मैंने विसर्जन के वक्त बचा लिया था। तभी मैंने घबरा कर अचानक कैसे महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू कर दिया और इतना सुनते ही वो अचानक कैसे कांपने लगा और एक बहुत ही भयानक चीख गूंजी जो शायद पूरे मोहल्ले ने सुनी होगी। पूरा बंगला जैसे भूकंप से हिल गया। वो साया धुएं में बदला और ज़मीन के अंदर समा गया। राहुल की सांसें वापस आ गई और वो होश में आ गया। सुबह होते ही मैंने मिस्टर शर्मा को सलाह दी कि इस ज़मीन पर महामृत्युंजय पाठ कराएं और इस जगह को खाली छोड़ दें। आज मैं जिंदा तो हूँ, पर वो निशान अब मेरे कंधे से गायब होकर मेरे सीने पर आ गया है। कभी कभी रात को जब मैं सोता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि कोई मेरे कान में मंत्र पढ़ रहा हो। मुझे डर है कि शायद वो तांत्रिक अब पूरी तरह से मेरे अंदर ही कहीं छिप गया है, इंतज़ार कर रहा है अगली अमावस का। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको भी ऐसी हॉरर कहानियाँ सुननी पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।